नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं असित कुमार पटनायक जी, जो कि नई दिल्ली से हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। असित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग गोविंद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हारे ये चैनल में आके कुछ मेरे बारे में शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू असित दा, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो हम पहले जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आर्ट के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे बढ़ा? जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब मेरे फादर की ट्रांसफ़र कटक में हुई थी। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। कटक एक नामी शहर है और वहाँ का मूर्तिकार बहुत फेमस है, जो कि कलकत्ता, महाराष्ट्र, बॉम्बे जाके वो लोग मूर्ति का काम करते हैं। तो जब मैं स्कूल से घर वापस आता था, उसी बीच में बहुत सारे पंडाल पड़ता था जिसमें ये मूर्तिकार ये मूर्ति बनाते थे। साल भर हमारा कोई ना कोई पर्व मनाते हैं, जैसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी, काली, दुर्गा। तो हर समय ये प्रतिमा बनता है जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो स्कूल से वापस जाने के समय मेरे छोटा भाई को भेज देता था, वो मेरे साथ होता था, घर भेज देता था, और मैं वहीं खड़े होके वो काम कैसे कर रहे हैं, वो आर्मेचर कैसे बैठ रहे हैं, उसमें कैसे मिट्टी लगा रहे हैं, वो सब देखता था। और फिर मैं वहीं खड़े होके, मिट्टी तो कोई देगा नहीं मुझे, मैं वहीं से धीरे धीरे इकट्ठे करता था, चोरी करके लेके आके फिर मैं घर पे शुरू हो जाता था अपना यूनिफॉर्म निकाल के। तो मम्मी बोलती थी, तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं कहता था मुझे ही अच्छा लगता है। तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, घर से मुझे हर समय इनकरेजमेंट मिला। और मेरे पापा भी जो चीज़ मैं बनाता था उसको सबको दिखाते थे। जब सूख जाता था वो, तो मैं कलर तो मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था, कलर कहाँ मिलता है, क्या है, उसको पेंट भी करना है। लेकिन वो क्ले को ऐसे ही रख देता था। वो सूख जाने के बाद पापा उसको इकट्ठे करके रखते थे। और फिर मुझे जब अच्छा लगा तो फिर मैं धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे जैसे उसी क्ले में बनाने लगा, जैसे बत्तख हो गया, फिश हो गया, जो आसानी से बन सकता है, वही सब बना के घर पे रखा। तो सबको लगा कि इसको आर्ट में रुचि है। और पढ़ाई में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। और एक समय आया मेरे लाइफ में, हमारा परिवार के लिए, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मैं अपने पापा को खो दिए। वो एक एक्सीडेंटल केस में चले गए। तो उसके बाद हमारा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया घर पे। लेकिन फिर भी मैं आर्ट जैसे तैसे करता था। फिर हम लोग कटक से बरहमपुर एक जगह है, वहाँ आ गए। वहाँ फिर मेरे एक जो कॉलोनी में हम थे, वहाँ एक मेरे एज का, मेरे ही क्लास की एक बच्चा था जो बहुत अच्छा आर्ट करता था। तो उसी के साथ रहते थे हम लोग, इस एक ही घर में, उसी के घर पे पढ़ाई के लिए जाते थे। तो आर्ट भी करता था, तो हमारे बीच में बहुत कंपटीशन होता था। उसी से मैं हर समय मैं अच्छा करता था, कभी वो अच्छा करता था, उसका पोर्ट्रेट अच्छा होता था, तो मैं भी पोर्ट्रेट करने लगा। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये आर्ट कॉलेज भी इसका है और यहाँ पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो घर पे जब मैं कहा कि मुझे आर्ट ही सीखना है, तो कोई मुझे उस समय रोका नहीं। सबने कहा ये तो पढ़ाई में कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है आर्ट में छोड़ेंगे तो आर्ट में कुछ कर लेगा। फिर मैं उड़ीसा में ही एक आर्ट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट खलीकोट, वो बरहमपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। वहाँ मैं मेरा BFA कंप्लीट किया। और BFA के बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मेरा मास्टर कंप्लीट किया, MFA। जी, संघर्ष कलाकार के जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारे मन में आ रहा है कि कॉलेज के समय के काम और अभी के काम में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, कॉलेज के समय के काम तो एक हम लोग एक सिलेबस लेके चलते थे, जो वहाँ से जो गाइडेंस वो गाइड करते थे या जो हमारा कोर्स में होता था उसी को ही करना पड़ता था। कई चीज़ हम अपना मन से नहीं कर पा रहे थे, उसमें एक बंधन था, एक लिमिटेशन था। और अभी का काम में जैसे कि खुला मैदान है, कुछ भी कर सकते हैं।
कोई भी टॉपिक लेके काम कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल में काम कर सकते हैं, तो फ्रीडम अभी मिला है। तो उस समय जो चीज़ हम लोग सीखे हैं एक्चुअली वही चीज़ अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है काम पे। तो मुझे याद है जब मैं स्केच वगैरह करता था, मुझे ड्राइंग्स बहुत पसंद था, तो मैं काफ़ी फिगरेटिव वर्क करता था, तो वही मेरा पेंटिंग में भी रहा। और एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब कॉलेज में हम लोग काम करते थे तो एक स्टूडेंट के बीच में, अपना क्लासमेट्स के बीच में एक कंपटीशन होता था, या कॉलेज में कैसे हम टॉप करें, अच्छा करें, तो ये होता था। लेकिन अभी ये है कि हम खुद के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, खुद जो सोच रहे हैं कल तक जो किए आज उससे अच्छा करें और कुछ अच्छा बनाएं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस। आपके काम के पीछे किस प्रकार की नरेशन स्टोरी काम करती है? क्योंकि बहुत सारे काम में आपके नरेशंस दिखते हैं। मेरा जो पेंटिंग ये कर रहा हूँ, ये कई सालों से इस सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, ह्यूमन रिलेशन को लेके कर रहा हूँ। और इसमें जो मैं एक हीरो हीरोइन है, जो रेड हेयर लेडी और जो बॉल्ड हेड, सेव्ड हेड मैन है, ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं आया, ये एक जर्नी है। और ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड में रहा है कुछ चीज़ पास्ट में। जब मैं बनारस में पढ़ाई करने गया तो वहाँ मैं 3 साल रहा, और 3 साल मेरा लाइफ में मतलब बहुत कुछ दिया है। वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत मैं काम करने का मौका मिला था वहाँ। और जब शायद ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं होगा कि जो बनारस नहीं गया होगा, अगर नहीं गए होंगे तो उनको एक बार तो जाना चाहिए। तो वहाँ जब हम घाट में बैठते थे, बनारस घाट में, और वहाँ दुनिया के हर प्रांत से लोग आते थे, हर तरह का लोगों को मिलने को मौका मिलता था। और मुझे भी उसी तरह, और मैं देखता था बनारस में ज़्यादातर जो श्राद्ध के लिए आते थे वो मुंडन करते थे, वो भी सेव्ड हेड होते थे। और जो वहाँ पर गंगा घाट में जो लोग नहाते थे उसमें औरतें भी नहाते थे। और हमारे कई स्टेट में हैं जो कि औरत बहुत सारे सिंदूर लगाते हैं मांग में, और जब वो डुबकी लगाते हैं और उठते हैं पूरा बाल उनका रेड हो जाती है। वो मेरे दिमाग में कभी ना कभी रहा, फिर मैं वो बाद में मेरे पेंटिंग में वही रेड कलर को मैं लाया। रेड कलर में 2 चीज़ होता है, एक है अट्रैक्शन एंड एनर्जी। जी, आपको एक कोरा कैनवास देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं? जब मैं स्टूडियो में होता हूँ और ये कोरा कैनवासेस देखता हूँ आसपास, तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि इसमें मैं नया टेक्सचर्स क्या बनाऊँ। तो मैं टेक्सचर्स बनाने के लिए एक अलग जगह चाहिए, थोड़ा खुला जगह जहाँ कि मैं बहुत फ्रीली कलर को प्ले कर सकूँ। तो मैं एक साथ बहुत सारे टेक्सचर्स बनाता हूँ, कभी कभी दिन भर ओनली टेक्सचर्स ही बनाता हूँ, चाहे 10-15 कैनवास। तो उसमें से मुझे फिर 3-4 अच्छा कैनवास मिलता है, उसको मैं चुन के रखता हूँ मेरे स्टूडियो में जहाँ मैं काम शुरू करता हूँ। तो फिर वो टेक्सचर्स को मैं चूज करता हूँ कि आज, और कई टेक्सचर से बना हुआ है। मेरा एक टेक्सचर है जो कि मैं शायद 10 साल पहले बनाया, तो उसको मैं अभी तक छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो दोबारा मेरे से नहीं बन पाएगा। कई टेक्सचर्स ऐसे होता है, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, और मैं एक्सीडेंटली किया, वो अच्छा लगने लगा, दोबारा वो इफेक्ट आया ही नहीं मेरे हाथ में। तो स्टूडियो में जब मैं घुसता हूँ तो पहले मुझे जो टेक्सचरल कैनवासेस है उसको मैं देखता हूँ, वो मुझे इंस्पायर करता है काम करने के लिए। फिर उसमें से एक मैं पिक करता हूँ, तो उसी में से फिर मैं उसी हिसाब से टेक्सचर्स को लेके फिर कौन सा कंपोजिशन, कौन सा फिगर इसमें फिट होगा, तो उसको मैं ध्यान में रख के काम करता हूँ। नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यू स्टूडेंट या जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जल्दबाजी ना करे। कॉलेज से पास आउट हुए, कहीं भी है, कोई भी जगह में वो रहे, पहले तो कंटिन्यूटी चाहिए।
कॉलेज से पास आउट होके ठीक है, आपको एक पीरियड तो स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को सेटल करने में, कहाँ रहें, क्या है घर का परिस्थिति, और बाहर जाए तो कहाँ जाए। कई लोग दिल्ली आ जाते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद ज़रूर एक जॉब या कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही। तो जॉब में रहने के बाद वो जॉब में ही रह जाते हैं, उनका आगे का कोई टारगेट नहीं है। अगर आपका सोच रहेगा मुझे जॉब ही करना, तो फिर कहीं भी करो, कोई बात नहीं। अगर आर्टिस्ट बनना है, फिर आपका एक बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले तो पेशेंस रखें। जैसे वो देख रहे हैं दूसरा कोई, अगर उनके दोस्त आके बहुत नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, उनको भी लग रहा है हम आके कर लेंगे, नहीं, उसको भी टाइम लगा होगा, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। तो पेशेंस रखिए और काम में कंटिन्यूटी रखिए, वही काम आपको आगे लेके जाएगा। और मौका ज़रूर देखिए कि जो सही अपना काम को एक सही प्लेटफॉर्म में एग्जिबिट कर सके। तो एग्जीबिशन ही एक जरिया कि सबके पास आप एक साथ पहुंच सकते हैं। काम करके आप एक आदमी को दिखा सकते हैं या एक किसी को, लेकिन जब एग्जीबिशन करेंगे एक सही जगह पे, तो उसमें आर्ट क्रिटिक भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे, गैलरिस्ट मिलेंगे। तो धीरे धीरे एक एग्जीबिशन का प्लानिंग करना चाहिए, चाहे 1 साल 2 साल लगे, या आप जॉब में भी हो तो एक एग्जीबिशन के लिए पहले काम तैयार करिए 1-2 साल में। फिर जब एग्जीबिशन करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स खुलेगा, आपको बहुत सारे मिलेगा। फिर आप कुछ अगर आपको सोर्स मिल रहा है, कोई गैलरी मिल रहा है या कोई बायर मिला, आपका काम सही चल पड़ा, तो आप सोच सकते हो कि जॉब को स्विच कर। आपके काम में टेक्सचर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? हाँ, मेरे पेंटिंग में टेक्सचर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये रातों रात तो नहीं आया, ये एक जर्नी है। जहाँ तक मुझे याद है, जो मैं BFA टाइम में जो स्केचेस करता था, उसमें भी मैं और लोगों से और स्टूडेंट से अलग करता था। जो स्केच का डेफिनेशन है मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन, उसका उल्टा मैं करता था। मैं स्केचेस बहुत डिटेल करता था, उसमें लाइंस देता था, स्क्रिबल करता था, कभी कभी थोड़ा स्प्रे कर देता था ताकि उसमें कुछ इफ़ेक्ट आए। और ये चीज़ मेरा MFA में भी कंटिन्यू रहा। तो MFA में तो तरह तरह का एक्सपेरिमेंटल वर्क करनी होती है। तो मैं जब सोचा कि मैं कुछ नया करूं, तो सबसे पहले मैं सोचा कि जो मैं स्केचेस करता हूं वो सब देखा, तो मुझे लगा ये सब इतना इफ़ेक्टिव लग रहा है, इसको मैं फिर कैनवास में कैसे करूं। तो कैनवास में जब ये सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मुझे फिर बहुत सारे चीज़ में दिमाग में लाया कि चलो इसको, फिर मेहंदी कोन से लाइंस बनाया था, कभी स्क्रैच किया था, कभी ट्यूब से किया था। तो वो करते करते फिर मुझे काफ़ी सारे टेक्सचर्स उसमें बनने लगे, तो वो सब मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कहा, कह रहे ये तो मैं पेंटिंग के साथ रख के काम कर सकता हूँ। तो मैं कुछ भी बनाता था, चाहे फिगर्स है, चाहे कोई लैंडस्केप है, तो उसमें मैं उसी लाइंस और वो जो टेक्सचर सब रख के काम करने लगे। और अभी तक वो सिलसिला जारी है। जो मैं स्केच से शुरू किया था, अभी वो इस फॉर्म में आ रहा है, ये जो टेक्सचर्स मैं दे रहा हूँ तरह तरह का, तो अभी तक ये जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद असित जी, आपने बहुत सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उसके लिए ये उम्मीद है आने वाले समय के स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेंगी। आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अभी हम इसी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।